नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ। लेकिन आज इसके अंदर हम 12th वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो ये चैप्टर है इसके अंदर जो भी जानकारी है ये हर कंपटीशन एग्जाम कैसे, जैसे 10th 11th, अगर एनटीएससी की बात करें, नीट है, इन सभी एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और 11th वाले बच्चों के लिए भी ये चीज रिलेटेड है और 12th वालों के लिए तो है ही है। 11th वाले बच्चे भी अच्छे से इस चीज को समझे। पहले अपन समझते हैं कि ये होता क्या है वास्तविकता में, प्रतिलोम वर्तीय फलन है क्या। तो देखें, एक सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है प्रतिलोम, मैं केवल उसकी बात करूंगा। प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी मान हो गया, कोस, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उन सबको मैं किसी एक्स कोई भी वैल्यू के बराबर कर दूं तो वो मेरा एक समीकरण बनता है। तो ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स। इसका अर्थ क्या होता है पहले वो समझे। इसका अर्थ होता है कोण थीटा के साइन का मान एक्स है। कोण जो यहाँ पे थीटा है और उसके साइन का जो वैल्यू, साइन का जो मान है वो एक्स है। सिंपल सा, अपन केवल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, प्रतिलोम के ऊपर। तो देखें, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एक्स के दिए हुए मान के लिए थीटा का मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो समीकरण के हल कहलाते हैं। यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगी, एक्स के दिए हुए मान थीटा के मान, एक्स के लिए जो थीटा की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे थीटा की जो भी मैं वैल्यू रखूंगा तो साइन के साथ उसका कैलकुलेशन करेंगे, सारणी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू जो आएगी वो एक्स का मान आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से अपने शुरू होती है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स है, ये साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसका मीनिंग क्या देखें है, तो मैंने ऊपर लिखा है कि ये थीटा, साइन अगर उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सा, साइन थीटा बराबर एक्स है, ये एक समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि थीटा बराबर ये साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ही यही होता है जो अपन प्रतिलोम पढ़ रहे हैं ना, साइन इनवर्स, ये प्रतिलोम की बात यहां से शुरू होती है कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखें, ये साइन इनवर्स एक्स जो अपन ने निकाला है, ये क्या है, ये थीटा की वैल्यू है। साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी अपन ने जो अभी निकाली है वो क्या है, थीटा की वैल्यू है। कैसे, तो यहां पे लिखा है साइन एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स साइन का प्रतिलोम फलन कहलाता है। इस चीज को ध्यान दे, यही अपना चैप्टर है जो कि एक कोण को व्यक्त करता है। बिल्कुल, किसको व्यक्त करेगा, ये थीटा को तो व्यक्त कर रहा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कोण को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद एक और चीज, ये साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स एक संख्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, ये साइन इनवर्स एक्स तो है कोण, यानी ये थीटा, और ये साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक संख्या है। इस चीज को अच्छे से नोट करें, समझ लें। अब उसके बाद कुछ है कि इसके अंदर दो तीन और चीजें देखते हैं। दो तीन चीजें और क्या है, पहले तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, फिर साइन एक्स इनवर्स क्या होता है। देखें, साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स तो नॉर्मल सा थीटा है, जो अपन ने इसको कोण को जो ज्ञात किया वही थीटा। अगर कहीं लिखा हुआ ऐसा मिले साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, सॉरी साइन एक्स इनवर्स मिले, इसमें और इसमें फर्क है। देखें, साइन इनवर्स एक्स है और यहां साइन एक्स इनवर्स है, तो ये होता है साइन का साइन, लेकिन इस चीज को क्या लिखते हैं, 1/x। इसका अंतर, इन दोनों में अंतर है। ये वाली चीज क्या है, एक और है कि साइन एक्स और उस पूरे के ऊपर इनवर्स आ गया, तो ये हो गया 1/sin x। इसमें भी और अंतर है। इसे अपन क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में, cosec x, 1/sin x cosec x होता है। तो इस प्रकार अपन ये नॉर्मल सा, अपन को जो टॉपिक शुरू करना है उस टॉपिक का सबसे पहला पार्ट यही है, इनवर्स क्या है, प्रतिलोम क्या है। तो प्रतिलोम जो मैंने अभी आपको समझाया, साइन थीटा अगर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये चीज प्रतिलोम को दर्शाती है। और सिंपल सा साइन x है जो संख्या को दर्शाता है।
अगर मैं एक नॉर्मल सा आपको कोई एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे ये है आपके एग्जांपल एक ले रहे हैं साइन π/6, इसका प्रतिलोम यानी नॉर्मल सा प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रतिलोम क्या है इसका, साइन 1/6 ये किसकी वैल्यू है, π/6 यानी टेबल के अंदर 30 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 बिल्कुल है। अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो इधर π/6 बचता है और बराबर में क्या साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, अगर नॉर्मल सा इनवर्स की बात करें तो। और अभी अपन इसके ऊपर चलने वाले हैं, प्रतिलोम फलन के आगे से और अच्छी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रतिलोम फलन के बारे में क्या क्या होने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो अब अगर अपन नेक्स्ट आगे देखें तो जो प्रतिलोम वर्तीय फलन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक चीज तो ये भी है और कि यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। अब वो 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 12th वाले बच्चों के लिए कैसे क्या रहता है, बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 1 नंबर का आता है और क्वेश्चन नंबर 16 3 नंबर का आता है, जो हर साल फिक्स किया हुआ, जो इसी चैप्टर में से आता है। तो अब अपन प्रतिलोम वर्तीय फलन थोड़ा सी बेसिक जानकारी अपन ने ले ली। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिलोम वर्तीय फलन होगा कब, ये चीज होगी कब। तो देखें, यदि f एक फलन है जो एकेकी आच्छादक है, जो एकेकी आच्छादक है तो f इनवर्स एक प्रतिलोम फलन कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। कहने का मतलब जब तक कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं होगा तब तक वो प्रतिलोम फलन नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए पहले अपन को 11th वाला जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है कि एकेकी आच्छादक क्या होता है, ये क्या बात है, तो इसके बारे में देखते हैं। और उससे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं फलन, जैसे अगर एक छोटी सी बात करें, फलन f a से b, ये क्या है, ये है आपका प्रांत और ये क्या है परिसर, प्रांत और परिसर। तो ये फलन अगर एकेकी आच्छादक है, कहने का मतलब एकेकी आच्छादक अगर ये फलन है तो इसका f इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, b इधर और a आगे चला जाएगा, b to a। तो इस कंडीशन में ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज अपना कहलाएगी प्रांत। चेंज हो जाएगा, प्रांत जो परिसर था वो यहाँ प्रांत हो जाएगा और यहां पर जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। सॉरी, यहां पे जो प्रांत था वो यहाँ क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो अगर एकेकी आच्छादक है तो ही ये चीज पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। तो पहले अपन बात करें एकेकी क्या है, एकेकी फलन क्या होता है, बहु एकेकी क्या होता है। तो 11th वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फलन कितने 4 प्रकार के हैं, एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन, उसके बाद आच्छादक फलन और लास्ट आपके अंतःक्षेपी फलन। इन सभी फलनों से ही खूब सारे फलन मिलके बनते हैं, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं एकेकी आच्छादक, जिसमें एकेकी और आच्छादक दोनों का मिश्रण। अब देखें कैसे, एक नॉर्मल सा अपन उदाहरण लेके करते हैं। ये ए के अंदर उपस्थित अवयव और ये बी के अंदर उपस्थित अवयव है, इधर ये ए वाले अवयव है और ये बी वाले अवयव है, ये सारे अवयव है। अगर ए के प्रत्येक अवयव, ये एफ फलन कहलाएगा। अगर ए का जो भी अवयव है ये उधर इसका प्रतिबिंब है, तो ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के प्रत्येक एक अवयव के साथ अगर जुड़ा हुआ हो या ए के प्रत्येक अवयव का उधर प्रतिबिंब मौजूद हो और संबंध भी केवल एक के साथ, इस चीज को ध्यान दें, एक का संबंध एक के साथ, तब ये क्या कहलाता है, एक ही कहलाता है। सिंपल सी बात। अगर मैं बहु एकेकी फलन की बात करूं तो बहु एकेकी फलन क्या होगा, ये ए और ये है बी। अगर ए के दो अवयवों का बी के एक अवयव से संबंध, यानी इधर दो चीज उधर एक ही है, तो दो का संबंध एक से है तो वो कौन सा बहु एकेकी कहलाएगा।
एकेकी के लिए एक एक का संबंध एक एक से होना चाहिए, और बहु एकेकी के लिए कोई दो फलनों का, ए वाले दो फलनों का संबंध बी के किसी एक से होना चाहिए। उसके बाद अगर आश्चादक की बात करूं, आश्चादक क्या होता है? आश्चादक का मतलब होता है ये ए के फलन है और ये बी के, सॉरी ए के अवयव है और ये बी के, इसके अंदर ये सारे अवयव उपस्थित है। इसकी बस शर्त ये है कि ए के प्रत्येक अवयव का बस संबंध होना चाहिए, कोई अवयव इधर छूटना नहीं चाहिए। किसमें? बी के अंदर बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। उस समय ये क्या कहलाता है? आश्चादक फलन। यहां पर एक एक से संबंध है, अगर कोई अवयव छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर ये अवयव एक बाकी रह गया तो उस समय ये आश्चादक फलन नहीं कहलाएगा। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन बस सीधा सा कुछ नहीं है, अगर कोई अवयव इसके अंदर रिक्त या छूट जाए, जैसे ये मैंने ये ए के अवयव और ये बी के अवयव इनको मिलाया, यहां पे दो अवयव छूटे हैं, तो ये अगर अवयव यहाँ पे छूट जाए तो वो अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, एकेकी फलन एक अवयव का एक अवयव से संबंध एकेकी फलन। बहु एकेकी ए के दो अवयव बी के किसी एक अवयव से अगर संबंध बना ले तो वो बहु एकेकी फलन। आश्चादक फलन अगर ए के अवयव का जो बी के अवयव के अंदर उनका प्रतिबिंब है वो प्रत्येक से अगर संबंध हो तो ही वो क्या कहलाता है? आश्चादक। कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए आश्चादक में। और अंतःक्षेपी के अंदर, अंतःक्षेपी का कंसेप्ट ये कहता है कि बी के अंदर कोई अवयव, तो अंतःक्षेपी फलन क्या हो जाएगा कि भाई कोई अवयव यहां पर बी के अंदर कोई अवयव छूट जाए तो वो अंतःक्षेपी फलन। तो अपन ने जो बात की थी कि प्रतिलोम फलन होने के लिए क्या होना चाहिए? एकेकी आच्छादक। एकेकी के साथ साथ क्या होना चाहिए? आच्छादक भी होना चाहिए। तो देखें, ये है ए के अवयव और ये है बी के अवयव। एकेकी का रूल्स क्या कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक एक अवयव से संबंध रखता हो। और आश्चादक का नियम क्या कहता है? ए के अवयव बी से संबंध तो बना है लेकिन बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो देखें, ये एक एक से संबंध हो गया, एक एक ही होने के साथ साथ ये क्या है? आच्छादक भी है। एक एक के साथ संबंध और आच्छादक मतलब कोई अवयव बी का छोटा भी नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके अंदर ये बता रहा हूं, जैसे अपन जो प्रतिलोम फलन के अंदर बात करने वाले साइन कोस, टेन कोस, सेक, कोसेक के बारे में, तो उसका क्या कंसेप्ट है? अगर मैं साइन को फलन के रूप में लूं तो साइन को फलन के रूप में लेने पर देखो क्या होगा। ये आर साइन का प्रांत है और साइन का परिसर क्या होता है? -1 से +1। ये तो है इसका प्रांत और ये इसका क्या है? परिसर। प्रांत और परिसर। तो क्या ये फलन पहले एकेकी आच्छादक है? अगर एकेकी आच्छादक है तब तो ये हो जाएगा कौन सा? अगर ये एकेकी आच्छादक फलन है तभी इसका प्रतिलोम संभव है, नहीं तो प्रतिलोम पॉसिबल है नहीं। तो देखें, आर मतलब रियल नंबर। ये एक मैंने रियल नंबर की लाइन बना दी, खूब सारे अवयव, रियल नंबर में सारे अवयव आ जाएंगे अपने, लेकिन उधर ऑपोजिट में -1 और +1 दो ही वैल्यू मौजूद है, यानी ये प्रांत है और ये परिसर है। तो एक छोटी सी अगर बात सोचे तो यहां पे तो एक से अधिक अवयव इस -1 से भी संबंध बना सकते हैं और एक से अधिक अवयव +1 से भी संबंध बना सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा अवयव किसी से संबंध बनाते हैं तो एकेकी आच्छादक नहीं होता है, वो बहुएकी आच्छादक होता है, बहुएकी आच्छादक। तो यहां पर जो चीज अगर इस कंसेप्ट के ऊपर चले तो ये क्या हो जाएगा? बहुएकी आच्छादक हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि sin π/2 क्या होता है तो आप कहोगे sin π/2 होता है 1। अगर मैं आपको कहूं sin -π/2 क्या होता है तो sin -π/2 कैसे? sin π + π/2, sin -π/2 की वैल्यू यही है। तो sin π + π/2 क्या होता है? 2 और 3 पाई, यानी sin 3π/2। अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? ये माइनस में चला जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी sin π/2 आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस हो जाता है। ऐसे कैसे? अगर sin 5π/2 की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है sin 2π + π/2 और sin 2π + π/2 क्या होता है? sin π/2।
और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ध्यान दें साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 ही आई और साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या आई 1। कहने का मतलब आर की तो ये सारी वैल्यू किसकी है आर के ही मान है। इन सभी आर के मानों का रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आर रहेगा तो ये वाली जो वैल्यू है आर के कुछ एक अवयव इनके साथ ही केवल संबंध बना लेंगे। तो उस कंडीशन में बहुएकी आश्चर्यक हो जाता है, ये ओनली फॉर क्या हो जाता है बहुएकी आश्चर्यक। तो इस चीज को एक एक ही आश्चर्यक बनाने के लिए यहां पर जो प्रांत है इस प्रांत को अपन को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं साइन का ये प्रांत पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कर दूं तो ये परिसर इसका क्या -1 से +1 ही हो जाता है। तो देखिए कैसे, साइन ये हो गया इसका मैंने प्रांत चेंज कर दिया है और ये कर दिया है इसका परिसर। तो इन दोनों वैल्यू के ऊपर इसके मान क्या रहेंगे फिक्स, एक का संबंध एक से ही बनेगा। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो चुकी है एक एक ही आच्छादक हो गई है। अगर ये एक एक ही आच्छादक है, अगर ये एक एक ही आच्छादक है तो क्या अपन इसका प्रतिलोम फलन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी पहली शर्त यही है कि कोई फलन अगर एक एक ही आच्छादक है तभी उसके प्रतिलोम फलन की संभावना है। तो प्रतिलोम फलन कैसे होगा, साइन इनवर्स, साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स, ये परिसर इसके लिए क्या बन जाएगा प्रांत, -1 से +1 ये हो प्रांत, ये प्रांत था वो क्या बन जाएगा परिसर, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया -π/2 से +π/2 ये बन जाएगा आपके परिसर। तो देखें ये परिसर ही अपना क्या कहलाता है मुख्य मान भी कहलाता है। तो इसके लिए मैंने आपके पूरी टेबल पहले से ही बना रखी है। साइन इनवर्स अगर प्रतिलोम फलन की बात करूं तो ये प्रांत साइन इनवर्स x, इसके लिए प्रांत क्या हो जाएगा -1 से +1। और परिसर की बात करूं तो परिसर π/2 से -π/2 से +π/2। इसी प्रकार कोस इनवर्स की बात करें प्रांत वही है लेकिन परिसर 0 to π हो जाएगा। अगर कोसेक इनवर्स x की बात करूं तो प्रांत क्या रहेगा, रियल नंबर में से -1 और +1 की वैल्यू घटानी पड़ेगी। परिसर में क्या -π/2 और +π/2, लेकिन यहाँ पे एक 0 माइनस हो रहा है, क्या मतलब है इसका वो देखें। कोसेक इनवर्स x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, कहने का मतलब कैसे, अगर वैल्यू बराबर करके देखें कोसेक इनवर्स x बराबर 0 कर दिया मैंने, इसको 0 के बराबर किया तो कोस उधर गया तो क्या हो गया कोसेक 0 हो गया, सॉरी कोसेक उधर गया कोसेक इनवर्स तो क्या हो गया कोसेक 0। कोसेक 0 को अपन क्या लिखते हैं 1/sin 0 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस चीज को क्या पढ़ा जाता है अनंत। तो अनंत की संभावना इसके लिए अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है 0 माइनस। ऐसे कैसे π/2 की संभावना किसमें नहीं है सेक में, और tan और कोट। तो इस प्रकार आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस क्वेश्चन ये 1 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा बनता है। और क्वेश्चन क्या है, निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान का हो चाहे परिसर का हो एक ही बात है। अब सबका परिसर यानी सबकी रेंज या कह सकते हैं सबके मुख्य मान दिए हुए यहाँ पे, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सबके लिख दिए हुए। पहला क्वेश्चन यही बनता है, जो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 इसका मुख्य मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करें, माना साइन इनवर्स 1 इक्वल थीटा, इसको आप थीटा के बराबर कर दीजिए। तो इधर बचेगा 1, इनवर्स उधर जाते ही क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। या कहने का मतलब साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1। साइन थीटा बराबर 1 कौन से मान पे होता है साइन 90 पे। साइन थीटा बराबर मैं कह सकता हूं ये साइन π/2 जो है क्या है 1 की वैल्यू यही होती है। तो देखें साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या π/2 आती है, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे π/2। तो मैंने जो साइन इनवर्स 1 को किसके इक्वल लिया था थीटा के, तो थीटा की जगह क्या रख सकता हूं π/2। तो साइन इनवर्स 1 इक्वल थीटा की जगह रखा π/2 और यही अपना क्या है मुख्य मान है। और सिंपल सा इतना सा अपन को 1 नंबर जरूर दिला देगा। तो अब बात करें कि ये मुख्य मान सही है क्या। तो साइन का अगर साइन इनवर्स का मुख्य मान की बात करूं तो कहां से कहां तक है π/2 माइनस से लेके +π/2। तो यहां तो +π/2 ही आया है, तो ये अपना आंसर सही है। इसी प्रकार अपन एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो देखें कोस इनवर्स वही माना, इसको भी क्या कोस इनवर्स -1/2 इक्वल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल कोस थीटा, या कोस थीटा बराबर -1/2। ये -1/2 जो लिखा हुआ है, कोस के अंदर कौन सा मान 1/2 होता है, पहले तो वो सोचे। तो कोस थीटा बराबर, अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो साइन 30 1/2 होता है, तो इसका ऑपोजिट कोस 60 कितना हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा आपके 1/2। तो एक कोस 60 की वैल्यू को अपन रेडियन में क्या कहते हैं, π/3, क्योंकि 3 से 180 को काटेंगे तो 60 बार कट जाएगा। अब बात यह आती है कि माइनस कोस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा क्या होता है उसे समझिए। माइनस कोस थीटा होता है कोस पाई माइनस थीटा। अगर पाई में से कुछ घटा दूं, 11th के अंदर अच्छे से समझ रखा होगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, और ये आपके क्या है 2π, 3π/2 हो जाएगा। ये 2 से ये कट जाएगा आपके 90, 9 3 27 बिल्कुल। तो पाई में से अगर कुछ घटाऊं तो मैं इस चतुर्थांश में आ जाऊंगा सेकंड वाले में। तो मैंने यहाँ पाई माइनस थीटा लिखा है, कुछ घटाया मैंने, तो मैं कौन से भाग में आ जाऊंगा, सेकंड वाले भाग के अंदर। यहां पर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा अगर तो एस की बात करूं तो एस में क्या साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन वो आएगा किसमें, नेगेटिव में। तो ये वाली वैल्यू में ये रख सकता हूं यहाँ पे। तो देखिए क्या रखने वाला हूं, कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस π/3 रखा है मैंने। कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया 3π माइनस पाई यानी 2π/3। तो थीटा की जो वैल्यू आई है वही तो अपना मुख्य मान है, क्योंकि अपन ने शुरुआत भी तो थीटा मान के की थी। तो कोस इनवर्स -1/2 इक्वल 2π/3, और यही मेरा क्या है कोस, इसके लिए मुख्य मान है। तो इसी प्रकार आपके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और 11th और 12th वाले बच्चे इस वीडियो को विशेष ध्यान दें। और आप लोगों के लिए आपके नीचे लिंक के रूप में आपके PDF फाइल मिल जाएगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और अपनी कॉपी के अंदर आप इसे नोट करके नोट्स बना सकते हैं। इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।